हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपनी राठौर ब्रदर्स चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहे हैं, जहां से हम लोग एक उम्मीद, एक आशा और एक विश्वास के साथ ये यात्रा शुरू किए हैं। जहां से आपके वर्दी का सपना सिर्फ आपका ही सपना नहीं, बल्कि उस समाज का है, उस परिवार का है जहां से आप आते हैं। क्योंकि यह बिहार का समाज है, यह बिहार का प्रदेश है, जहाँ पे स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के मन की यह मनोकामना है, मन का यह इच्छा है कि उसे एक वर्दी मिले, उसे एक वर्दी मिले जहाँ से वो अपनी पहचान को, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी की ओर लेके चले। क्योंकि जब तक आप जो आपने वर्दी का सपना संजोया है अपने मन में, वह सपना सिर्फ आपका ही सपना नहीं, और उस सपने को पूरा करने के लिए ये राठौर ब्रदर्स चैनल आपके साथ उस उड़ान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है, जिस उड़ान के जरिए आप अपने उस वर्दी के सपने को पा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अपने इस बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जहाँ से आपको हर दिन हर सब्जेक्ट की क्लास उसी अनुरूप मिलेगी, जहाँ से आप अपने वर्दी के सपने को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी वर्दी के सपने के क्लास उड़ान को पूरा करने के लिए राठौर ब्रदर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन का सेकंड थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया है, सेल और न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, इन तमाम चीज़ों को। आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में अपनी जानकारी को देखेंगे, आखिर हमारा ह्यूमन बॉडी फंक्शन किस प्रकार करता है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जब तक हमें अपने आप को जानना है, क्यों, अगर आप हेल्दी नहीं बनेंगे तो फिर आप किस प्रकार से अपराधी को पकड़ सकते हैं, क्राइम पे कंट्रोल करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हमें यह देखना है कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या है, वो किस प्रकार काम करता है। ऊपर वाले ने जो यह सिस्टम जो बनाया है, जो हमारा ये डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो बनाए हैं, वह किस प्रकार फंक्शन करता है और उसके क्या मैकेनिज्म है। कि ऊपर वाले के मैकेनिज्म को जब आप देखेंगे तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि इतना अच्छा मैकेनिज्म, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग तो हम इंसान भी नहीं कर सकते हैं जितना उस ऊपर वाले ने किया है। हाँ, आज मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पर हम जो भगवान के द्वारा, जो ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर कुछ बीमारियां आती है तो उसे हम ठीक करते हैं। लेकिन हम ऐसा सिस्टम अपने आप से बना नहीं पाते हैं। हाँ, क्लोनिंग की बात हो रही है, डिफरेंट अदर अदर टेक्निक की बात हो रही है, लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए हमें इस सिस्टम की ज़रूरत होती ही है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। तो आज उसी ऊपर सिस्टम को देखते हुए, उसी ऊपर वाले को शुक्रिया करते हुए, हम लोग आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपके मन में यह आता होगा कि अरे इसमें ऐसा क्या है पढ़ने के लिए, सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। यह आम लोगों के लिए ठीक है, यह आम जिंदगी के लिए ठीक है। लेकिन जब आपको वर्दी का सपना पूरा करना है तो उस वर्दी के सपने के लिए यह कार्बन, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है, इसकी जो यात्रा होती है, यह किस प्रकार होती है, जब तक आप यह नहीं जानेंगे तब तक आपका वर्दी का सपना अधूरा ही रहेगा। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे यहीं से आएंगे और इसी रूप में आएंगे कि जहां से आपके वर्दी का सपना क्या होगा, वो पूरा होगा। तो यहाँ पर पहले आपको दो चीज समझना है। ब्रीदिंग एक टर्म यूज होता है, और एक टर्म यूज होता है रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन हिंदी में देखेंगे तो दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, और दोनों में सेम ही चीज कहा जाता है। श्वसन क्रिया, श्वसन, सांस लेना छोड़ना, श्वसन प्रक्रिया, यही चीज कहा जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये ब्रीदिंग और एक्सपायरेशन दो अलग अलग टर्म होते हैं, और इसके अलग अलग सिग्निफिकेंस भी हैं। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो यह क्या है, हमारा भौतिक क्रिया है। और यह क्या है, हमारा रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन लिए, इसका क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी,
इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होगा, एटीपी बनेगा, और इस एटीपी बनने के बाद हम CO2 रिलीज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें, रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद उसका क्या हो रहा है, केमिकल एक्शन हो रहा है। केमिकल एक्शन के बाद क्या बन रहा है, एटीपी एनर्जी बन रही है, और उस एटीपी एनर्जी बनने के बाद क्या हम कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो यह जो प्रोसेस है, यह सिर्फ अगर हम यहाँ देखें O2 और CO2 का, ये मेरा क्या हो गया, ब्रीदिंग, जो यहाँ पर ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम इस कंप्लीट को देखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, रेस्पायरेशन। यानी रेस्पायरेशन इज ए ब्रॉडर टर्म कंपेयर टू ब्रीदिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के साथ ही क्या हुआ, वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर के कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों में जा रहा है, तमाम बॉडी ऑर्गन में जा रहा है। और उस बॉडी ऑर्गन में क्या है, आपके सेल बैठा हुआ है, कोशिका, और उस कोशिका में क्या बैठा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने जो भी कुछ खाया उससे एनर्जी मिली। जो भी हमने कुछ खाया वो क्या है, हमने ग्लूकोज को खाया, और यह हमें क्या फाइनली देता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यही एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी। तो ये तो हमारा ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पायरेशन क्या होती है। सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ब्रीदिंग है। लेकिन इस ऑक्सीजन लेने से लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकलने तक में बॉडी के अंदर में जो तमाम क्रिया हो रही है, केमिकल एक्टिविटी, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। और आज हम इसी चीज को जानने का प्रयास करेंगे, यह किस प्रकार क्या होता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या देखना होगा, हमारे बॉडी सिस्टम में, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इस काम में हेल्प करते हैं। तो हम सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, इधर नाक से और मुंह से। लेकिन क्या कहा जाता है, एक हेल्दी बॉडी के लिए मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे हवा में क्या कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, जो कुछ कीटाणु होते हैं, वो भी क्या होंगे, कुछ धूलकण होते हैं, कुछ प्रदूषित कण होते हैं, वो भी क्या होंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए अंदर आ जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे सिस्टम को डैमेज करेंगे। क्योंकि प्रदूषित चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी को ही तो नुकसान करेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। खास करके वैसे पर्सन जिन्हें कुछ एलर्जी होती है, या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, या जिनका कुछ फेफड़े का समस्या है, उनको क्या कहता है कि मुंह को एकदम बंद रखें, नाक पर भी कपड़ा लगा के रखें। और कोरोना के काल के समय में तो मास्क का प्रयोग तो आज भी चल रहा है, कोरोना के बाद से। क्यों, ताकि जो भी हवा में क्या है दूषित चीजें वह रुके। कोरोना के समय में तो N95 मास्क का मतलब क्या ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, जो 20 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया का था, वो 100 150 200 में लोग खरीद रहे थे। क्यों, क्योंकि उस समय उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि कोरोना का वायरस सांस लेने से ही आएगा, तो इससे बचना है। तो इसी कारण से क्या है, सांस लेना हमें कहाँ से चाहिए, नाक से। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे नेसल कैविटी में, नासिका छिद्र में। उसके बाद वो होते हुए कहाँ जाता है, थ्रोट में। थ्रोट के बाद यही जो हमारा पोर्शन है यहाँ तक का, यहाँ पर जो है हमारे मुंह से जो हम खाना खा रहे हैं और जो नाक से जो सांस ले रहे हैं, ये दोनों का एक ही रास्ता है। आप ये देखें, मुंह से जो खाना खाए ये भी यहाँ तक आ रहा है, और नाक से जो सांस लिए ये भी यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या काम है, वह हमारे श्वसन नली को क्या करता है, ढक के रखता है। जब भी आप खाना खाते हैं या कुछ भी चीज खाना खाने के बाद जब निकलने वाले होते हैं, जब तक आपके मुंह में आप उसे चबा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, समोसा हो, गोलगप्पा हो, कोई भी चीज हो, उसको जब तक आप चबा कर मुंह में चबा रहे हैं करते हुए, तब तक तो वो आप सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको घोटने वाले होते हैं, उस जो आपने खाया उसको आप निगलने वाले होते हैं, सैलो करने वाले होते हैं, तब हमारा क्या होता है, सांस हम उस समय नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि एक साथ एक ही काम हो सकता है, या तो आप सांस लेंगे या तो आप खाना को निगलेंगे। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अगर ये आप दोनों काम एक साथ करने जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सड़क जाएंगे, और खाते हुए क्या होता है पानी की जरूरत पड़ती है, कहते हैं कि सड़क गए। और उसी सड़कने के समय हम क्या कहते हैं, कौन दुश्मन हमको याद कर रहा है,
बड़का कौन शत्रु है मेरा जो हमको याद याद किया। या दूसरे तरीके से कहते हैं, अगर आप रोमांटिक मूड में हैं तो कहते हैं कि अरे कौन चाहने वाला हमको याद किया है, आज किससे नजरें चार होके आई थी, जिसका असर अभी हमको मिल रहा है खाने के समय। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको कोई दुश्मन याद कर रहा होता है, ना ही किसी की नजरें आपको याद कर रही होती है। होता क्या है, यह जो एपिग्लोटिस है इसका काम क्या है, जब आप खाना निगल रहे होते हैं तो इसका काम है आके आपके श्वसन यंत्र को, श्वसन नली को ढक देना, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल आपके श्वसन नली में नहीं जाए। लेकिन यह काम कौन करता है, यह ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी जो है यह पर्सन, अभी जो है यह बंदा क्या करने वाला है, ये घोटने वाला है, तो इसलिए एपिग्लोटिस जाओ श्वसन नली को ढक दो। लेकिन जब आप सोचने में मगन रहते हैं, आप खुद किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, आप खुद ही किसी के साथ अपने बुरे समय को याद कर रहे होते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा था, जब एक बार वर्दी हम पहन लेंगे ना तो उसको हम छठी का दूध याद दिला देंगे। इस तरह की जब आप ख्यालों में खोए रहते हैं, या किसी से आज नजरें चार मिली थी, खाते समय अचानक से उस नजर का ध्यान आता है, उस चेहरे का ध्यान आता है, तो उस समय आपका नर्वस सिस्टम जो है एपिग्लोटिस को ब्रेन के द्वारा सिग्नल देने में क्या करता है, डिले, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता है यह पर्सन अभी निगलेगा या सांस लेगा। और इसी क्रम में क्या होता है, गलती से एक आध खाने का टुकड़ा आपके श्वसन नली में चला आता है और आप क्या होते हैं, सरकते हैं, फिर आपको पानी चाहिए होता है। और कभी कभी ये इतना भयानक होता है कि आदमी खांसते खांसते क्या वोमिटिंग वगैरह ये सब हो जाते हैं, आंख से आंसू वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो ये एपिग्लोटिस का क्या काम है, ड्यूरिंग द swallowing इट प्रोटेक्ट्स, इट कवर द आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कवर्स आवर, किस चीज को, श्वसन नली को यह क्या करता है, आके ढक देता है। क्लियर। इसके बाद क्या है, और यहीं पर देखेंगे तो फिर ये हमारा एसोफेगस क्या है, यह हमारा फूड नली है, फूड पाइप है। इसके बाद हमारा सांस कहाँ जा रहा है, यहीं पर क्या हो रहे हैं, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जो हमारा कंठ, जहाँ से हम कुछ बोलते हैं, अगर यहाँ पर आप बोलते हुए इसको दबाएं तो आप बोलने में क्या होते हैं, कहते हैं ना कि घिघी बंद गई है। घिघी क्यों बनती है, क्योंकि कंठ आवाज सही से निकलता है। या तो जब आप अचानक से डर जाते हैं तो कहते हैं ना कि घिघी बंद गई, या बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस समय भी खुशी के मारे आवाज नहीं निकल पाता है। तो ये हमारा क्या है, स्वर यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स। क्लियर। तो इसके जरिए फिर हमारा कहाँ, जो हमने सांस लिया है वो कहाँ पे आ रहा है, या फिर आगे बढ़ते हुए इस ट्रैकिया में आ रहा है। ट्रैकिया के ऊपर क्या है, सर्कुलर रिंग के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, हवा का जो दबाव है, हवा का जो पैसेज है वो वन डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल हो सके। इसके बाद फिर वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में। ये हमारा क्या हो गया, राइट लंग, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट लंग। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे, अगर आप लोग रीजनिंग में रहते हैं तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट और इसे हम कहते हैं राइट। लेकिन जब हम बायोलॉजी में होते हैं तो जो हमारा राइट होता है सामने वाले पर्सन का, वो राइट होता है, और जो लेफ्ट होता है उसका लेफ्ट होता है। जैसे आपके लिए मैं आपका सामने वाला हूँ तो मेरा राइट क्या है, यही आपके लिए राइट है बायोलॉजी में, और मेरा लेफ्ट जो है यही आपके लिए क्या है, लेफ्ट है। आपका मेरे लिए आपका राइट जो है वही राइट होगा, क्योंकि बायोलॉजी में हम अपनी बॉडी को नहीं देखते हैं, हम सामने वाले की बॉडी का एनालिसिस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इसी की वजह से क्या होता है, जो कन्वेंशनल जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, यह लेफ्ट है यह राइट है, यहाँ ये उल्टा हो जाता है, यह राइट और यह लेफ्ट। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। इसके बाद ये क्या होता है, हम जो सांस लिए यह हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में भी देखेंगे तो यह हमारे लंग्स का जो ये ट्रेकिया का पार्ट था, यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई क्या हो रहा है, जो ट्रेकिया आया यहाँ पर फर्दर वो सब डिवाइड होता है, और ये ब्रोंकाई, अब यहीं पर ब्रोंकाई का देखें तो ये फर्दर क्या बन रहे हैं, फर्दर ये सब डिवीजन हो रहा है, ये छोटे छोटे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब इसी को यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, एक अलग से, ये क्या है हमारा, वही जो ब्रोंकाई से जो बना, क्या हम कहते हैं उसे, ब्रोंकोइली। ब्रोंकाइली, ब्रोंकाइली में ही क्या मिलता है हमें, एल्वोली। ये एल्वोली का फंक्शन क्या है, यानी ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ, ये हमारा नोज से शुरू होते हुए हम कहाँ तक आए, एल्वोली तक। नोज, नोस्ट्रिल, उसके बाद आपका क्या आया, थ्रोट, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स, लंग्स से होते हुए हम कहाँ पहुंचे, ब्रोंकी, ब्रोंकी से हम कहाँ पहुंचे, ब्रोंकाइली, ब्रोंकाइली से एल्वोली। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जहां पर हमें क्या, श्वसन के लिए कौन कौन से अंग
कहाँ पर ये क्या काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एल्वोली। एल्वोली क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। एल्वोली क्यों, क्योंकि रियल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसों के आदान प्रदान का स्थान। गैसों के आदान प्रदान का स्थान, गैसों के आदान प्रदान का स्थान कहने का मतलब हमने जो ऑक्सीजन लिया, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, आखिर कहीं पर तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक्सचेंज तो होंगे। क्यों, जैसे अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो वहां पे क्या होता है कि तस्करी करने के लिए आप एक, जो उसमें हीरो होते हैं वो क्या करता है, एक नोट का टुकड़ा जहां पर से तस्करी करना है उसे देता है, फिर दूसरी जगह से वो लाता है, दोनों को मैच करता है, तभी तो वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं। हमने माल दिया, वहां से डिलीवरी हुई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होंगे, जहां पर यह दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस, और वो क्रॉसिंग साइट कहाँ पे है, आपका एल्वोली। यहीं पर क्या होते हैं, जो ब्लड में हमने ऑक्सीजन जो सांस के दौरान जब हमने लिया, वो हीमोग्लोबिन में मिल करके हमारे लंग से होते हुए एल्वोली के पास पहुंचा, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होते हुए सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, वहां से एटीपी का फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या हो रहा है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में कहा है, एल्वोली, और उसी एल्वोली के पास क्या होगा, ब्लड फिर से ऑक्सीजन को अपने मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोली से फिर वो हमारे लंग्स में छोड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, और O2 फिर ब्लड के साथ हमारे बॉडी के पार्ट में होते हुए सेल तक पहुंचेगा। क्लियर, यानी यहाँ पर क्या हुआ, गैसों का एक्सचेंज कौन सा, O2 और CO2 का। सेकंड ये क्या है, एल्वोली क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई। श्वसन तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई। क्लियर, तो यहाँ से आपके दो पॉइंट आए, गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का श्वसन तंत्र का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये एल्वोली। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ पे हमने ये देखा कि गैसेज कहाँ से आ रही है और किस प्रकार एक्सचेंज हो रही है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको यह एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जहाँ पर भी मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये इस टाइप का, जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से क्या होगा, हमारे लंग्स क्या होंगे, फूलेंगे। जब ये फूलेंगे तो ये क्या करेगा, डायफ्राम को नीचे दबाएगा, यानी जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है। क्लियर, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, लंग्स पचकेगा, उससे हवा निकलेगी, और जब हवा किसी की भी निकलती है तो आदमी क्या होता है, कोई भी चीज वो दुबकता है, सिकुड़ता है, तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो यही जो फिर ये हमारा डायफ्राम है, ये क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी जब हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, डायफ्राम एक्सपेंड करेगा, फ्लैटन होगा। क्यों, जब ये हम सांस लेंगे तो ये क्या होगा, अभी जो ये कर्व शेप का है, यह फ्लैट करेगा, डाउन होगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर का शेप बनाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर।
आपसे ये पूछा जाएगा कि डायफ्राम जो है डोम शेप कब बनाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, और जब कब यह समतल सतह बनाता है, जब हम सांस लेते हैं। फ्लैटेंड सरफेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, डोम सरफेस, डोम लाइक स्ट्रक्चर व्हेन एक्सहेलेशन। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। यहाँ पे आपको लेफ्ट लंग के पास ये एक छोटा सा कैविटी दिख रहा होगा। ये कैविटी क्यों है? क्योंकि हमारा हार्ट, जो हम कहते हैं कि हमारा हार्ट क्या है, हमारे बॉडी के बीचों बीच है, हमारे सीने में धड़कता है बीच में, चाहे वो आप जिसके लिए धड़के, लेकिन आपको अपने वर्दी के लिए धड़काना है, अभी किसी और के लिए अपने हार्ट को नहीं धड़काना है। क्लियर, तो ये हार्ट कहाँ होता है? हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में, लेकिन यह लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ लेफ्ट लंग में क्या होती है, एक कैविटी बनी होती है, जिसे हम कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक कैविटी कहते हैं। और यह जो हर्ट होता है, एक लिक्विड सिस्टम में होता है, एक फ्लूइड लाइक सिस्टम में, जो हर्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम मीडिया स्टेनम कहते हैं। मीडिया स्टेनम। क्लियर। और जो ये हमारा लंग्स है, लंग्स एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, दोनों लंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा झिल्ली। क्लियर, प्लूरा झिल्ली जो लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये लंग्स पूरा कहाँ होता है, हमारे रिब्स केज के अंदर। जब हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र को, तो वहां पर हम इन चीजों को देखेंगे, जो हमारे कहते हैं ना कि पसली हड्डी पसली एक कर देंगे, किसी के साथ लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, हड्डी पसली एक कर देंगे। तो यही जो हमारा क्या है, जो रिब्स केज है, जो यहाँ पर पूरा आपके देखते होंगे, टच करते होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या एक बोन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, रिब्स केज। क्लियर, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन कौन से अंग है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और डिटेल में क्या देखना है, अब हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को देखना है, श्वसन का कितना प्रकार होता है। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, एक्सटर्नल बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और आंतरिक श्वसन। अभी इस दोनों में अंतर क्या है, जब हमने सांस लिया, नाक से हमने ऑक्सीजन लिया, नाक से ऑक्सीजन लेते हुए वो कहाँ गया, नोस्ट्रिल में गया, नोस्ट्रिल से होते हुए वो कहाँ गया, फेरनिक्स में आया, फेरनिक्स से वो कहाँ आया, हमारे लैरिंक्स में आया, लैरिंक्स को ही हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र होते हुए फिर वो कहाँ पहुंचा, हमारे ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से होते हुए ये सब हमारा कौन सा पार्ट है, लंग का, जहां पर वो ब्रोंकई में आता है, फिर ब्रोंकई से ब्रोंकाइली में, और एल्वोली में आया। एल्वोली हमारा क्या है, रियल गैसियस एक्सचेंज साइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन ये फर्दर कहाँ गया, ब्लड, मतलब यहीं पर आके अभी जो हमने सांस लिया था, वह तुरंत ही क्या हो रहा है, ब्लड में नहीं मिल रहा, ब्लड में वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, आफ्टर एल्वोली, मतलब एल्वोली के पास जाके ही वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम केशिकाएं होती हैं, जहां पर यह क्या होता है, ब्लड में जाके मिलता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ पे मिला, एट द एल्वोली साइट। एल्वोली के साइट पे ही क्या हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजन से मिल रहा है। क्लियर। अब जब हम यहाँ पर ये ब्लड जब मिल गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से जो चला था, ना, नाक के रास्ते से होते हुए ब्लड तक जो ये आया, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ट्रेवल्स फ्रॉम नोज टू ब्लड। क्लियर। अगेन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, अब जब ये ब्लड में मिल गया ऑक्सीजन, तो वो अब कहाँ जाएगा, ब्लड के जरिए वो टिश्यू होते हुए सेल में पहुंचेगा, और इसी सेल में क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया बैठी होगी, अपना
चूल्हा चक्का लेकर के, और यहीं पर वो क्या करेगी, अब उस जो ऑक्सीजन आया है उसके साथ वह क्या करेगी, खाना बनाएगी और ऑक्सीजन हमें क्या देगी, हमें वो एनर्जी देगी, किस रूप में, एटीपी के रूप में। यानी ब्लड से लेके सेल तक जो ऑक्सीजन ट्रेवल किया फ्रॉम ब्लड टू सेल, वह क्या होता है, हमारा आंतरिक शोषण। यानी आपसे यह पूछा जाएगा कि आंतरिक शोषण में कहां से कहां तक ऑक्सीजन जाता है, तो ब्लड से सेल तक, कोशिका तक। आपसे यह पूछा जाए कि बाह्य शोषण में ऑक्सीजन कहां से कहां तक जाता है, तो नाक से लेके ब्लड तक। किस किस रास्ते से जा रहा है, तो ये तमाम जो है ये हमारे क्या हो गए, एल्वोली तक, ये हमारे शोषण तंत्र के कितने हैं, बॉडी ऑर्गन जो है। क्लियर। और आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, एट द एल्वोली के साइट पे। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने जो अब आपसे बताया था कि लेफ्ट लंग और राइट लंग का डिफरेंस, और हमने यहीं पर बताया था, यहीं पर हमारा क्या है, हार्ट लाई कर रहा है, और जिसके कारण यहीं पर क्या बनता है, कार्डियक नोच। तो आपसे यह क्वेश्चन आएगा कि कार्डियक नोच जो है किस लंग में होता है, या बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, लेफ्ट लंग में। ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग, ये हमारा क्या है, राइट लंग। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज नजर आ रहा होगा। पहला, अगर हम राइट लंग में देखें तो यहाँ पर हमें तीन डिवीजन दिख रहे हैं। अगर हम लेफ्ट लंग में देखें तो हमें यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ दो डिवीजन दिख रहे हैं। तो यानी अगर आप देखें तो लेफ्ट लंग क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और लेफ्ट लंग देखें तो यह फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर राइट लंग की बात करें तो इसके जो तीन पार्ट हैं, इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर लोब, मिडिल वाले पार्ट को मिडिल लोब, और नीचे वाले पार्ट को इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में देखें तो सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। जब इसमें तीन पार्ट हो रहा है तो इसमें तीन, दो डिवाइडिंग लाइन होंगे। तो जो एक डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है, आपको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो इसे क्या कहते हैं, समतल फीसर, हॉरिजॉन्टल फीसर। और एक क्या है इसमें, ऑब्लिक, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्लिक फीसर, तिर्यक फीसर। लेकिन लेफ्ट लंग में क्या है आपका, एक ही है, और वह क्या है, ऑब्लिक फीसर, तिर्यक फीसर। इसके अलावे देखें तो लेफ्ट लंग जो होगा आपको राइट लंग के अपेक्षा में क्या, थोड़ा सा दुबला दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे से स्पेस में क्या है, आपका हर्ट भी आया हुआ है, और वह क्या कर रहा है, आपके लंग्स को, लेफ्ट लंग को दबा दे रहा है। अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, अगर आप अपने टेबल पर बैठे हैं, उस टेबल पर अगर कोई आके और बैठ जाए तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ना पड़ता है, थोड़ा सा आपको दबना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट लंग थोड़ा सा दब रहा है। तो इसी प्रकार ये क्या है, थोड़ा सा नैरो है और थोड़ा सा लॉन्ग है। यहाँ पर देखेंगे तो राइट लंग क्या है, थोड़ा सा मोटा ताजा थुलथुला है, यानी यह थोड़ा सा वेट, इसका वजन भी ज्यादा है। तो यही पर आपके लेफ्ट और राइट लंग का डिफरेंस पूछा जाता है। तो लेफ्ट लंग में कितने, दो लोग, राइट लंग में तीन लोग। लेफ्ट लंग में एक डिवीजन लाइन, कौन सा, तिर्यक फीसर। राइट लंग में दो, हॉरिजॉन्टल फीसर एंड ऑब्लिक फीसर। लेफ्ट लंग जो है, यहीं पर क्या होते हैं, कार्डियक नोच होते हैं, हार्ट को यह अपने साथ रखता है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, नैरो होता है, और कम वजन का होता है। राइट लंग क्या होते हैं, थोड़े से मोटे और बल्कि मतलब वजन वाले। अब हमें यह देखना है, जो हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि O2 आया, ब्रीदिंग में CO2 निकला, ठीक है, लेकिन यह किस प्रकार हुआ था, केमिकल रिएक्शन प्लस एटीपी, इस तरीके से हुआ था। तो इस तरीके में आखिर ऐसा श्वसन में कहाँ पर क्या घटना घटी। हमने आपसे ये कहा कि हम क्या खाते हैं, कोई भी चीज खाए तो वो हमारा क्या है, ग्लूकोज के रूप में हम खाते हैं। ग्लूकोज लिए, और यही ग्लूकोज क्या है हमारे, 6 कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। और जब हमने आपसे सेल की क्लास को डिस्कस किया था तो वहां पे ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि यह अगर सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो सेल के बाहर में जो हमारा लिक्विड है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य।
और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। नाभिक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, और जब ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो यहीं पर क्या हो रहा है, यही जो आपके हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी साइटोप्लाज्म में वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पायरूवेट में। पायरूवेट में, और यह क्या होता है पायरूवेट, यह 3 कार्बन एटम होता है। यह 3 कार्बन एटम का बना होता है, क्लियर। और ये कहाँ पे हुआ, आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज 3 कार्बन एटम के रूप में पायरूवेट की संरचना हमें कहाँ मिलती है। अब वो ऑप्शन दे देगा आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। अब यहीं से फर्दर जब ये आगे बढ़ता है तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे यह फर्दर केमिकली आगे बढ़ता है, केमिकल रिएक्शन इसका होता है। केमिकल रिएक्शन में देखें, अगर यह अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, O2 की कमी, O2 की कमी मतलब कंप्लीट एब्सेंस, O2 यहाँ पर एकदम नहीं है, तो यह प्रोसेस कहाँ होता है, यह हमारे ईस्ट में होता है। और ईस्ट में होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो हम फर्मेंटेशन कहते हैं, कि जैसे छोला भटूरा आप में से कितने लोगों को पसंद होगा। अगर मैं अभी यहाँ पे सर्वे कराऊं तो मुझे लगता है कि 70 से 80% लोगों को पसंद होगा। उसमें भी जो कहते हैं कि फूला फूला भटूरा होता है, एकदम स्पंजी टाइप का, वो भटूरा। क्यों, वो स्पंजी कैसे बनता है, वो स्पंजी इसी ईस्ट के खमीरीकरण का जो प्रोसेस होता है उसके कारण बनता है। एक्शन ऑफ ईस्ट के कारण वो क्या होता है, वहां पर जो ये CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है, यही उसको क्या करती है, उसमें फ्लफीनेस, उसको मुलायम और क्या बनाती है, फ्लफी बनाती है, जो स्पंजी टाइप का होता है। और यहाँ पर ये क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, इथेनॉल। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि श्वसन की वह प्रक्रिया जहां पर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है, इथेनॉल अल्कोहल, वह कहाँ होता है, तो वह ईस्ट में होता है। यह पूछा जाता है आपसे, क्लियर। अब ये अलग बात है कि बिहार में अल्कोहल बंद है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग घर में बैठ के खमीर से ही क्या करना शुरू करें, मतलब मैदा को ले आए और उस तरह से करके कहें कि हम अपना अल्कोहल बना रहे हैं। वो आपके लिए क्या हो सकता है, वो आपके लिए पॉइजन का भी काम कर सकता है। तो इसलिए ये सब गलत काम में नहीं जाइएगा, ठीक। और यहाँ से फिर क्या मिलेगी, एनर्जी। अगर यहाँ पर हमने क्या कहा कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंप्लीट अब्सेंस हो गया, ऑक्सीजन की पूरी कमी हो गई, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की पूर्ण कमी कर दीजिए इसको, कंप्लीट अब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। वैसे जगह पर क्या कौन काम करता है, ईस्ट। क्या हम लोग बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और एक चीज आपको यह भी समझना है, क्लियर, ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का क्या है, जब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस हो रहा है, जहां पर यह कहाँ होता है, तो यह हमारे मांसपेशियों में होता है। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस समय हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और उसको एक्टिवेशन के लिए एनर्जी चाहिए होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। और उसी के लिए क्या होता है, फिर वो फैट को, वसा को तोड़ता है। अगर आपके बॉडी में इस चीज का कमी होता है तो वहां पर क्या होंगे, आपके मांसपेशी में दर्द, अकड़न, जकड़न, ऐंठन शुरू होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, क्लियर। हमारे मांसपेशियों में क्या होगा, अकड़न जकड़न। क्यों, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में क्या होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, स्टोर, भंडारण शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा ये स्टोर होता है उतना ज्यादा देह में अकड़न नहीं करते कि वो आज सुबह उठे तो देह हाथ पूरा अकड़ रहा है, जकड़न है।
या जो लोग कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं, या जो लोग शुरू में कुछ दिन के लिए फिजिकल ट्रेनिंग में आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो शुरुआती कुछ दिन उनके बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। जो अपने ट्रेनर से बोलते हैं सर बहुत दर्द हो रहा है, तो कहते हैं कि बेटा इतने दिन तक बहुत आराम किए हो ना, आज आए हो तो थोड़ा सा मसल्स को मेहनत लग रहा है, तो उसे थोड़ा समय दो, फिर आपका बॉडी दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब हम कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, एकदम बाबा रामदेव की तरह भर भर करके सांस ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वो काम कहाँ पे होता है, यह प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यह जो ग्लूकोज था यह हमारे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ATP में ये कन्वर्ट होता है। यानी 6 एटम जो कार्बन का था वो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कवर होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, क्या, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यह हमारा ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है। इनवॉलेंटरीली है या वॉलंटरीली एक्शन है। ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है। क्या हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सांस लेना क्या है, यह ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आप अपनी सांसों को नहीं रोक सकते हैं कि जब आपका मन किया सांस लिए, जब आपका मन किया सांस नहीं लिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे इंकलाब जिंदाबाद का नारा करने के लिए हाथ उठा के रखना है, तो ये मैं जब तक चाहूंगा तब तक उठा के रख सकता हूँ। हाँ, जब तक मेरे मसल्स में, मेरे मांसपेशियों में दर्द ना हो, तब तक मैं इसको उठा के रखता हूँ। लेकिन ये क्या है, मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको चाहूंगा। लेकिन सांस लेना, सांस छोड़ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारे धड़कन, हमारे दिल का धड़कना, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है, यह किसी और के कंट्रोल में है। अब सोना बाबू को मत याद करने लगिए, यह भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। दिल भी अपने आप धड़कता है। जैसे हमारे आंखों के पुतली का गिरना, पलक झपकना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कब झपकेगा नहीं झपकेगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी को आंख मारना होता है, किसी के साथ इशारेबाजी करनी होती है, तो आप अपने पलकों को लगातार ऊपर नीचे कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, पलक झपका सकते हैं। लेकिन यह भी क्या है, वो आप चाह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ये क्या है, आपके इनवॉल्युंटरी एक्शन में आते हैं, अनैच्छिक क्रिया में। उसी प्रकार हमारा रेस्पिरेशन भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे आज हम लोगों के बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पर हमने रेस्पिरेशन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया है। आगे भी इसी तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे, जहाँ से आप अपने एग्जाम को, अपने वर्दी का सपना को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि यही वो एक जरिया है, वही यही एक वो रास्ता है जहाँ से आपको अपनी वर्दी की तरफ, मंजिल की तरफ आपको मुकाम मिलेगा। तो चलिए, आपके वर्दी की ये, आप अपनी वर्दी के लिए लगातार प्रयास करते रहें और हम लोगों के साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।